मीन्स बायोलॉजी। इस चैप्टर में हमें आगे क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स बताए थे। इस चैप्टर में हम हायर प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव कोई भी प्लांट होता है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे ये लीव्स, स्टेम, है ना, एंड रूट्स, ठीक। एंड इसके अलावा कुछ बर्ड्स होती हैं, ठीक, ये बर्ड्स। एंड इसके अलावा होता है फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर में नॉर्मल सा बना रही हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनमें से वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं किसी भी प्लांट के। तो वो पार्ट प्लांट के जो कि कभी भी नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सारे पार्ट्स क्या होते हैं? आपके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इस प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टेम, लीफ, रूट, ठीक है, स्टेम, लीफ एंड रूट। इसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं, ये वो बर्ड्स नहीं है, फ्लोरल बर्ड्स नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा ये ऊपर की बर्ड को बोलते हैं आप एपिकल बर्ड, ठीक। एंड ये फ्लावर है, ठीक है। तो फ्लावर को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स आपके वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं। अब इनमें जो नए प्लांट को फॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है, यानी कि विदाउट द फ्लावर, बर्ड्स, लीफ, स्टेम, रूट से एक नया प्लांट का बनना, वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। प्रोपिगेशन मतलब कि आगे बढ़ाना, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकेंड पेरेंट और द इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए। कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल जो पार्ट प्लांट का था, रूट थी, उसी से एक नया प्लांट बन गया, या स्टेम थी, उसी से एक नया प्लांट बन जाना, लीफ से एक नया प्लांट बन जाना, या फिर वेजिटेटिव बर्ड से एक नया प्लांट बन जाना। ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स अगर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आप वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किसके थ्रू हो सकता है? वेजिटेटिव बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, ये वेजिटेटिव लिख दिया मैंने, वेजिटेटिव बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, लीफ से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, ओके। अब ये तो हुई पार्ट्स की बात, है ना, कि यहाँ पर कौन से किसी भी प्लांट के कौन से पार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली उन पार्ट्स को कहा क्या जाता है। यानी कि अगर रूट एक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसे क्या बोला जाएगा? स्टेम पार्टिसिपेट कर रही है तो उसका भी एक पर्टिकुलर नेम होता है। उन नेम्स के बेसिस पे आपके एनसीईआरटी में कुछ वर्ड मेंशन है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आपने मॉर्फोलॉजी में 11th में पढ़ रखा होगा, ठीक है। उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये सारी चीजें आती थी। तो वहां पर हमने कई सारे ऐसे प्लांट पढ़े हुए थे जो कि रिप्रोडक्टिकली क्या यूज करते हैं? रूट को, स्टेम को, लीफ को यूज करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस। लेकिन वो रिप्रोडक्शन किस टाइप का था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो वही चीज हमें यहाँ पढ़नी है। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है जैसे कि रनर, राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, बुलबिन एंड बल्ब। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं मैंने। इनके मॉडिफिकेशंस या तो ये स्टेम के या रूट के या लीफ के या किसी बर्ड के मॉडिफिकेशंस ही हैं, एंड ये एक पर्टिकुलर प्लांट में मिलेंगे आपको। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं विद द डायग्राम, ओके। जी, तो सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? रनर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये रनर का मतलब वो नहीं है, दौड़ने वाला नहीं है, कोई इंसान जो दौड़ रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रनर वो प्लांट है जो क्या जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली क्या होता है, चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब ये इरेक्ट नहीं ग्रो होते, ये
हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं एंड हॉरिजॉन्टली इनकी स्टेम जमीन की सरफेस अर्थ सरफेस पे इस तरीके से भागती है, ठीक है। एंड इसकी स्टेम्स में जहां पर नोड्स होंगे वहां से ये रूट्स और लीव्स इमर्ज आउट करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है दूब ग्रास। अब अगर आप ग्रास को दिमाग में लेकर चले तो ग्रास क्या होती है, ग्रास कभी भी हॉरिजॉन्टली ज्यादा बड़ी नहीं होती। वाइल्ड ग्रासेस होती हैं जो कि बहुत एक्सटेंसिवली बड़ी होती हैं, लेकिन नॉर्मल ग्रास की मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो वो किस तरीके से होती है कि एक जगह पर इस तरीके से लीव्स होंगी उसकी, और जो उसकी स्टेम होती है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है, ठीक है। अब यहाँ नीचे की तरफ क्या होंगे, रूट्स ग्रो हो रहे हैं, ओके, नीचे की तरफ रूट्स ग्रो हो रहे हैं। एंड अब ये स्टेम जो है ये आगे बढ़ी, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ इसकी नोड आ गई तो यहाँ से कुछ लीव्स इस तरीके से निकलने लगी और यहाँ पर नीचे रूट्स। फिर सम टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पर फिर से क्या आ गए, लीव्स एंड नीचे आ गए रूट्स, और इस तरीके से एक डेफिनेट इंटरवल के बाद यहाँ पर रूट्स और लीव्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ना यहाँ पर कोई फ्लावर हो रहा है ग्रो और ना ही यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज हो रही है, सिंपल जो प्लांट की स्टेम थी वो आगे बढ़ती जाएगी और क्या करती जाएगी, नए नए लीव्स के बंचेस को इमर्ज आउट करती जा रही है, ठीक है। एंड ये अर्थ सरफेस से हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप, रनर बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, दूब ग्रास, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, राइजोम की। राइजोम आप सबने सुना होगा। राइजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, अच्छा इसका मॉडिफिकेशन भी पढ़ लें, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया ये, ठीक है। राइजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का, ठीक है। आर फॉर राइजोम, आर फॉर रूट, इस तरीके से याद कर सकते हो। राइजोम आपको मिलता है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जिंजर, ठीक है। जिंजर में देखने को मिलेगा राइजोम। अब राइजोम किस तरीके से होगा मैं आपको बताती हूँ। राइजोम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होता है ना। नॉर्मली रूट क्या होती है, नीचे की तरफ ग्रो करती है, लेकिन जो राइजोम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली डीप इनसाइड द ग्राउंड, ये ग्राउंड सरफेस बना दिया मैंने, एंड इनसाइड द ग्राउंड ये क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। एंड ये जो है ये इसके क्या है, रूट्स के नोड्स हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ से सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं जगह जगह से। तो अगर आपने घर में जिंजर देखा हो अगर, ठीक है, तो उसका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है ना। तो जो जिंजर होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। अब ये फूड स्टोरेज तो करता ही है, आपको भी पता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसका ये छोटा सा टुकड़ा निकाल के अगर कहीं और लगा देंगे, या ये बाय द चांस निकल जाएगा और कहीं और लग जाएगा, तो क्या होता है, इसमें से एक नया प्लांट धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, नया प्लांट बनने लगेगा, ठीक। तो ये रूट क्या कर रही है, एक तो फूड स्टोरेज कर रही है, एंड सेकंड इस रूट से ही नए नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जो रूट का मॉडिफिकेशन होता है फॉर द पर्पस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किसमें पाया जाएगा, जिंजर के अंदर, एंड हम उसको टर्म क्या देते हैं, राइजोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमने लिख रखा है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है भाई, ट्यूबर होता है पोटैटो, ठीक है। अब पोटैटो रूट है या स्टेम, तो क्वेश्चन आता है पोटैटो क्या है, पोटैटो है स्टेम, ठीक। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है। अब ट्यूबर एंड रनर दोनों में ही स्टेम का मॉडिफिकेशन बता रही हूं मैं। अंतर क्या है कि यहाँ पर दूब ग्रास के अंदर स्टेम जो है वो फूड का स्टोरेज नहीं करेगी, लेकिन ट्यूबर के अंदर स्टेम जो है वो फूड का स्टोरेज भी करेगी एंड साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी हेल्प करती है। किस तरीके से, तो एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं, पोटैटो, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर, जो ट्यूबर का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन जो है वो ट्यूबर है, एंड उसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। तो अगर आप एक पोटैटो को देखेंगे तो उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे इस तरीके से बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप पोटैटो आई बोलते हो। क्या बोलते हो,
आई, ठीक है। एंड जब भी आप पोटैटोज को कुछ ज्यादा दिन तक आप रखे रहने दें या मॉइस्चर में रख दें तो ये जो आईज होती हैं ये बर्स्ट होती हैं और इनमें से छोटे छोटे प्लांट्स इमर्ज आउट होने लगते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता है ये स्टेम है या रूट, तो इसका जो जो आईज है ये नोड से कंपेयर किया गया है स्टेम की नोड से, जहाँ जिनको आप बोलते हो जिनके जिनके पास क्या होता है बर्ड्स डेवलप होती हैं, एक्सलरी बर्ड्स डेवलप होती हैं, उससे नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, उसी से ही आप इसको कंपेयर करते हैं, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, इसको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में रखा जाता है, ठीक, ये समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट ऑफसेट किसमें मिलता है, ऑफसेट मिलता है वाटर हाइसिंथ, किसमें मिलता है वाटर हाइसिंथ। अब वाटर हाइसिंथ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, ये बाहर से इंडिया में लाया गया था, ये प्लांट बहुत सुंदर सा एक्वाटिक प्लांट होता है जिसके अंदर ब्लू कलर के पर्पलिश कलर के फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बाहर से फॉरेन से लेके आया था कोई इंडिया के अंदर ड्यू टू इट्स ब्यूटी, ठीक है, ये बहुत सुंदर सा था तो लेकर आए थे इसको। अब इसके बाद जब उन्होंने कहीं पे लगाया किसी वाटर बॉडी में इसको लगा दिया तो ये पानी के सहारे कहाँ तक चला गया, बंगाल बे ऑफ बंगाल तक चला गया था, ठीक है। एंड वहां पर ये क्या हुआ, धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, इसकी पावर स्प्रेड होने की इतनी ज्यादा थी क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हुए एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा था। एसेक्सुअल मॉडिफिकेशंस में इसमें ऑफसेट बोला गया है, क्यों, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से था, सिंगल इंटरनोड की स्टेम होती थी हॉरिजॉन्टल, एक स्टेम जिसमें कि 2 नोड होते थे कॉर्नर कॉर्नर पे, एंड वहां से क्या होते थे इसके ये लीव्स इमर्ज आउट होते थे, ओके, इस तरीके से ये लीव्स इमर्ज होते थे एंड ये एक्वेटिक था प्लांट, तो ये फ्लोट करती थी ये स्टेम जो होती थी। अब ये ब्रेक हो जाती थी तो ये 2 इंडिविजुअल प्लांट्स में डेवलप हो जाता था। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ये ब्रेक कर दिया एंड इसको मैं यहाँ समझा रही हूँ, तो ये नया प्लांट इस वाले स्ट्रक्चर ने नया प्लांट डेवलप किया, ठीक है, इस तरीके से, एंड इस वाले स्ट्रक्चर ने भी नया प्लांट डेवलप कर लिया। इस तरीके से तो धीरे धीरे क्या होता था, ये इंटरनोडल सिस्टम टूटता चला जाता था और धीरे धीरे अपने अपने जितने भी इंटरनोड्स टूटते थे उतने ही नए प्लांट और बनने लगते थे। तो एक टाइम ऐसा आया था कि इसने बहुत लार्ज एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल क्या किया था, कवर कर लिया था। एंड ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग पावर होती है इसकी वाटर से वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की कमी आने लगी एंड वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ थी वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगी थी, ठीक है। तो इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से फिर हटाया गया था यहाँ से, एंड इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया। एंड जो प्लांट होता है वो वाटर हाइसिंथ होता है या फिर एकॉर्निया होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो ऑफसेट क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा सिंगल इंटरनोडल हॉरिजॉन्टल सिस्टम जो कि एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर मिलता है, एंड स्पेसिफिकली आपको जो याद रखना है वो वाटर हाइसिंथ याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुलबिल, ठीक है। बुलबिल किसका मॉडिफिकेशन है, वेजिटेटिव और फ्लोरल बर्ड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये किसमें देखने को मिलेगा आपको, एग्जाम्पल होगा इसका एग्जाम्पल होगा एगेव, ठीक है। इसका आप पिक अगर देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, मैं यहाँ पर भी बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये
बड का मॉडिफिकेशन होता है, वेजिटेटिव या फ्लोरल बड क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है, वहां से डायरेक्टली उस बड में से रूट्स एंड लीव्स इमर्ज करने लगती हैं। नॉर्मली क्या होती है, कोई भी वेजिटेटिव बड होती है उससे ब्रांचेस इमर्ज होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एगेव के अंदर स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा कि वेजिटेटिव बड जो होती है उसमें से लीव्स एंड रूट्स इमर्ज कर जाती हैं एंड वो प्लांट बॉडी से अलग होकर गिर जाएगा कहीं एंड वहां पर एक नया प्लांट का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट कर देता है, ठीक है। तो एगेव क्या है, एगेव में मॉडिफिकेशन मिलता है, किस चीज का मिलता है, वेजिटेटिव बड का मॉडिफिकेशन मिलता है फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड उसको हम टर्म देते हैं बुलबिल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्ब। बल्ब किसका मॉडिफिकेशन है, बल्ब इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ भी बोल सकते हो और इसका ना एक एग्जाम्पल और दिया जाता है कि ये स्टेम का भी मॉडिफिकेशन है। कैसे है मैं आपको भी बताती हूँ। बल्ब देखने को मिलता है आपको अनियन या गार्लिक, किसमें देखने को मिलेगा, अनियन या गार्लिक। अब अगर आप अनियन को दिमाग में लेकर चले तो उसका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है एंड ऊपर लंबे लंबे से जो होते हैं लीव्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की बात कर रहे हो, ये बल्ब की बात कर रहे हो, अनियन की बात कर रहे हो, तो अनियन को अगर आप देखते हो तो उसका जो स्टेम होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कट करके हटा देते हो। जब हम कभी भी कुकिंग करते हैं तो अनियन में से उसका जो डिस्क पोर्शन हटाते हैं वो जो होता है वो होता है इसका स्टेम। वो स्टेम रिग्रेस हो गया है, अगर उसका रिग्रेशन हो गया है तो सारे लीव्स एक ही पॉइंट पे आ गए होंगे एंड सारे लीव एक ही पॉइंट पे आके इमर्ज आउट होते हैं। फ्लैशी लीव्स होते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं, नीचे से रूट्स होती हैं, ठीक है। एंड ये जो लीव्स होते हैं, अब अगर आप इसको दोबारा से कहीं जमीन के अंदर लगा दो, इसका छोटा सा पार्ट भी अगर आप जमीन के अंदर लगा दो तो क्या होगा, ये नए अनियन के प्लांट्स को डेवलप कर सकता है। इसीलिए आप इसको किसके मॉडिफिकेशंस में रखते हो, लीफ का एज वेल एज स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है एंड जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे आप, बल्ब बोलेंगे, ठीक है। किसमें पाया जाएगा, अनियन में एंड गार्लिक में। तो अगर आप इसका थैलेमस पोर्शन या स्टेम, जो इसको जो रिग्रेसिव स्टेम होता है उसको थैलेमस भी कहा जाता है, तो इसका थैलेमस पोर्शन को अगर आप जमीन के अंदर लगा देंगे तो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है एंड आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट करते हैं हम इसको। तो रनर्स जो होते हैं डूब ग्रास में मिलेंगे, हॉरिजॉन्टली स्टेम होती है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राइजोम। राइजोम क्या होता है, जिंजर में मिलेगा, किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। हॉरिजॉन्टल रूट का मॉडिफिकेशन होता है राइजोम, ठीक है। ट्यूबर, ट्यूबर जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। एंड किस में देखने को मिलेगा, पोटैटो में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट किस में मिलेगा, वाटर हाइसेंथ में देखने को मिलता है। टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं बुलबिल। बुलबिल किसका मॉडिफिकेशन है, वेजिटेटिव या फिर फ्लोरल बड का मॉडिफिकेशन है, किस में मिलेगा आपको, एगेव में मिलेगा। एंड बल्ब जो लास्ट है हमारा, बल्ब उसका मॉडिफिकेशन है लीफ और स्टेम, दोनों चलता है इसमें, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो स्टेम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर स्टेम के अलावा अगर आप लीफ को जमीन के अंदर लगा दोगे तो नहीं उगेगा नया प्लांट, इसीलिए स्टेम मेनली जो है स्टेम। लेकिन आप बल्ब में देखोगे तो स्टेम भी मॉडिफाई हुई है एंड लीफ भी मॉडिफाई हुई है, तो हम दोनों पार्टिसिपेट करवाते हैं इसमें, ठीक है। एंड जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो अनियन एंड गार्लिक हो जाएगा। तो ये था छोटा सा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का ब्रीफ, ठीक है। इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली, अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हुआ क्या है, यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर चेंजेस भी आएंगे, डीएनए की इंटरमिक्सिंग भी होगी, ठीक है। एंड गैमेट फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे कई सारे इवेंट्स होते हैं। अब कोई भी अगर छोटा ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल, तो कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म तो बच्चे पैदा नहीं करेगा, है ना। एक्सेप्शन होता है
वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए हायर प्लांट्स में या एनिमल्स में देखा जाए तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद एक सर्टेन लाइफ टाइम में वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं आगे। अब हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही सिंपल सी है कि जिसमें कि दो डिफरेंट सेक्स के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हों, ठीक है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत एलैबोरेटेड होता है। एलैबोरेटेड यानी कि इसमें कई सारे फेजेस आएंगे, कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट का फ्यूजन होना, उसके पहले भी कोई एक ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है उसकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है एंड इसीलिए ये क्या है, एलैबोरेटेड है। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और इसका एक गैमेट का भी फॉर्मेशन होना, कौन सा सेल किस सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे इसमें स्टेजेस आते हैं। इसके बाद ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इतना सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये, तो ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस वर्ड का मतलब क्या है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल यानी कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं एंड फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके किसी के भी गैमेट को किसी के भी गैमेट से फ्यूज करा सकते हो, आप ऐसा नहीं करा सकते, ठीक है। क्यों, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का फिजियोलॉजी होता है, ठीक। एंड वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज में ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वो एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं एंड इंटरनली फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं एक अकेला स्पीशीज के अंदर भी जो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो भी एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं एंड दिस टर्म इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि आप मेल को मेल देखकर उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखकर पहचान सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल को उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखकर पहचान सकते हैं कि ये फीमेल है। आपको हमेशा ही सेक्स ऑर्गन्स देखने की जरूरत ना पड़े, मतलब आपके बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप के हों जिन्हें आप देखकर बता सकते हैं कि ये फीमेल है या मेल है, उसको बोलते हैं आप सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको प्लांट्स में भी मिलेगा एंड एनिमल्स में भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से है और कौन से स्ट्रक्चर्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से और वहाँ किस टाइप के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम कुछ कॉमन चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो प्लांट एंड एनिमल आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा चाहे प्लांट या एनिमल उसका बर्थ होगा, ठीक है। अगर प्लांट की बात करते हैं तो जर्मिनेशन बोल लेते हैं एंड एनिमल की बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं आप, बर्थ बोल सकते हैं। अब बर्थ के बाद जो नया पैदा हुआ बच्चा है वो क्या होता है, उसकी बॉडी डेवलप होती है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ होती है अगर एनिमल की बात करते हैं तो, ठीक है। एंड प्लांट के अंदर प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जब एक सीड जर्मिनेट करता है उसमें एक छोटा सा प्लांटलेट होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपने आप में अपना खाना खुद बनाता है, रूट्स डेवलप करता है, एक अच्छा रूट सिस्टम, एक अच्छा शूट सिस्टम डेवलप करता है। तो वो जो फेज होता है उस फेज को बोलते हैं आप जुवेनाइल, ठीक है। जुवेनाइल बोलेंगे आप किसके केस में, एनिमल्स के केस में। एंड प्लांट के केस में क्या बोलेंगे, प्लांट के केस में बोलेंगे आप वेजिटेटिव फेज, ठीक है। सॉरी। तो इसमें क्या होगा, बर्थ के बाद जो फेज आता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है उसके
पहले का फेज, यानी कि आपका प्यूबर्टी के पहले का फेज, पैदा होने के बाद और प्यूबर्टी से पहले वो जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं आप, जुवेनाइल फेज बोलते हो, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी ग्रो कर रही होगी, डेवलप हो रही होती है। एंड प्लांट्स के केस में बोलते हैं आप वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, प्लांट के केस में बोलेंगे आप वेजिटेटिव फेज। अब जब बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हो गई, ठीक है, बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हो गई है, अब कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है, अगर एनिमल है तो उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, ठीक है, उसके हार्मोन रिलीज होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे तो गैमेट फॉर्मेशन होगा और वो तमाम चीजें होंगी जो कि आप अभी एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ के अंदर इस एज के अंदर, ठीक है। तो वो जो फेज होता है वो कौन सा फेज होता है, वो जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली, यानी कि वो डेवलप कर रहा होता है रिप्रोड्यूसिंग पावर प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज कोई 1 साल या 2 साल का नहीं होता, अगर एनिमल की हम बात करें तो वो काफी लंबा होगा फेज, ठीक है। एंड वो फेज जब तक चलेगा उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे सारे जो आपने डेवलप किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिक्लाइन होने लगेगी, ठीक, डिक्लाइन होने लगेगी, आपकी रिप्रोडक्टिव पावर कम होने लगेगी, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। एंड वो सारा जो भी जो इवेंट्स होंगे वो सारे इवेंट्स आपके किस में होंगे, सेनेसेंस में होंगे। तो वो जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं आप, सेनेसेंस फेज बोलते हैं, यानी कि बुढ़ापा बोलते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है वो बूढ़ा होता जा रहा है, उसकी बॉडी की कैपेसिटी कम होती जा रही है, सारे एस्पेक्ट में उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी एंड एक टाइम आएगा कि उसकी क्या हो जाएगी, डेथ, ठीक है। फिर से सुन लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, ठीक है, उसके बाद एक फेज आएगा जिसमें उसकी ग्रोथ हो रही होगी, फिजिकल मेंटल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ हो रही होगी, उसको बोलेंगे आप जुवेनाइल फेज। इसके बाद आएगी प्यूबर्टी, क्या आएगी, प्यूबर्टी, तो मैं यहां पर मेंशन कर देती हूँ। एंड प्यूबर्टी की वजह से क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस की वजह से रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वो एज जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी वो डिक्लाइन फेज में चला जाएगा, उस फेज को बोलते हैं आप सेनेसेंस या बुढ़ापा बोलते हैं। एंड उसके बाद इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे स्लो डाउन होते चले जाएंगे एंड वो क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के सीड जब जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड के बाद जो बिगिन होता है वो फेज होता है वेजिटेटिव फेज। एंड वेजिटेटिव फेज के बाद जब वो एक प्लांट डेवलप हो जाएगा, कुछ हाइट कुछ अपनी विड्थ इंक्रीज कर लेगा, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, वो हार्मोनल चेंजेस उसको स्टार्ट करवा देंगे रिप्रोडक्टिव फेज का, जिसमें उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है रिप्रोडक्शन होगा, फ्रूटिंग भी होगी, ठीक है। एंड ऐसा ही धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और जो प्लांट होगा अपने डेफिनेट लाइफ स्पैन के बाद सेनेसेंस फेज में चला जाएगा एंड डेथ हो जाएगी, तो वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेगा इस तरीके से। अब प्लांट के केस में ना क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है ना वो लॉन्ग भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, तो वेरी करेगा, ठीक है। कई सारे प्लांट होते हैं जो कि 1 ईयर में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, उनको एनुअल प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, एनुअल। कुछ होते हैं जो 2 ईयर में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं, उनको बाइनियर्स बोलते हैं, बाइनियल प्लांट बोलेंगे, 2 साल में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड कुछ होते हैं जो मल्टीपल ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, मतलब उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा ईयर्स का होता है, 1 या 2 साल से ज्यादा का होता है, तो वो होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीपल ईयर्स। तो ऐसे प्लांट जो मल्टीपल ईयर्स तक अपना लाइफ स्पैन कंटिन्यू करते हैं वो होते हैं आपके पेरिनियल्स, ठीक है। तो एनुअल एंड बाइनियल्स में आप डिस्टिंग करके बता सकते हो कि कहां पर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ है और कब वो खत्म हो गया, कब सीनेसेंस स्टार्ट हुआ है।
बाइनियल में भी आप बता सकते हो कि क्या आपका वेजिटेटिव फेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेनेसेंस हो गया। लेकिन पेरिनियल प्लांट्स के अंदर आप ये शो नहीं कर सकते कि रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट हुआ और कब स्टॉप हो गया, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग शो करेंगे। एंड बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। उनका जो लाइफ स्पैन तो होता है वो तो पेरिनियल्स होते हैं, यानी कि बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, लेकिन वो फ्लावरिंग सिर्फ एक बार करेंगे, जो कि बैम्बू स्पीसीज में होता है। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या इवेंट्स होते हैं, और उनको हम इलेबोरेट करेंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें और इस चैनल को कंटिन्यू करें। थैंक यू।